हेलो एवरीवन और स्वागत है भाई फिर से आपका। अभी हम लोग एटीट्यूड कर रहे थे। ये एटीट्यूड का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इसमें जो है पूरा एटीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। ये फाइनली एटीट्यूड का लास्ट पार्ट है, 2 ही पार्ट में। ठीक है, तो इसमें हम लोग एटीट्यूड एंड बिहेवियर चेंज के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, कहते हैं कि अगर आपका एटीट्यूड जो पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपका बिहेवियर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो बिहेवियर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू, सॉरी यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव बिहेवियर लीड्स टू नेगेटिव बिहेवियर, ये 2 बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे स्टेइंग इन एब्यूसिव मैरिज ड्यू टू द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैरिज। कह रहा है कि तुम्हारा मैरिज जो है ना भाई, बहुत ही, मतलब आजकल का मैरिज हर जगह देखो तो उसी तरीके से चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक टॉक्सिक रिलेशनशिप, हर जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लेकिन क्या कर रहे हो, फिर भी तुम उस मैरिज में अभी भी हो। इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ है तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैरिज। कि भाई तुम्हारा अच्छा मैरिज क्या है, कि मैरिज जो है, मैरिज इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो तुम डाइवोर्स या फिर रिश्ते खत्म करने के बारे में नहीं सोचते हो, उसमें अभी भी रहने के बारे में सोचते हो। ठीक है, उसके बाद कॉग्निटिव थेरेपी क्या बोलता है कि भाई चेंज थिंकिंग एटीट्यूड चेंज। तुम अपना सोच बदलो, तुम्हारा एटीट्यूड बदल जाएगा, तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा। जब सोच बदलोगे एटीट्यूड बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा बिहेवियर बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि सोशल मार्केटिंग, काउंटरिंग सोशल इविल्स। ठीक है, सोशल मार्केटिंग हो गया, या फिर सोशल इविल, जैसे सोशल इविल काउंटरिंग करते कि ड्रग यूज जो करते हो, जैसे स्मोकिंग जो करते हो, अगर इसके प्रति तुम्हारा सोच बदल गया, तुम्हारा सोच बदल गया कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये हार्म करती हैं, अपने को तो करती ही करती हैं, साथ में हमारे सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनको भी हार्म करती है, सोसाइटी को भी हार्म करती है, ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो तुम्हारा जो थिंकिंग है वो बदला, थिंकिंग बदला तो एटीट्यूड बदला, एटीट्यूड बदला बिहेवियर। अगली बात है, तुम स्मोक नहीं करोगे, स्मोक नहीं करोगे तो तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, बाकी लोगों का भी फ़ायदा होगा। ओके, जॉर्ज कैली क्या कहते हैं कि भाई जो है, मतलब ये जो अभी ये बताया ना, चेंज बिहेवियर टू चेंज एटीट्यूड, ये कंस्ट्रक्ट और प्री कंसेप्ट नोशन है। मतलब कि आपको अगर बिहेवियर चेंज करना है, चेंज बिहेवियर, अगर एटीट्यूड चेंज करना है तो भाई आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके बिहेवियर चेंज करने होंगे, आपके आचरण बदलने होंगे, तभी आपका एटीट्यूड चेंज होगा। क्योंकि ये सब तो कंस्ट्रक्ट किया होता है ना, बना हुआ होता है कि कैसे, तो भाई एक इंडिविजुअल जो होता है अलग अलग सिचुएशन और एक पास्ट के कुछ उसके एक्सपीरियंस होते हैं जिसके वजह से उसका जो है एटीट्यूड बना हुआ था। अभी हम लोग पीछे के वीडियो में जस्ट देखे ही हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि अगर आपको एटीट्यूड बदलना है तो सबसे पहले बिहेवियर को बदलना होगा, आचरण बदलना होगा, उसी तरीके से फिर एटीट्यूड बदलेगा और वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब एटीट्यूड, चेंजिंग एटीट्यूड या फिर हम बिहेवियर टू अवॉइड द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू द वेरिएशन। मतलब बहुत तुम, भाई पास्ट में तुम बहुत सारे एक्सपीरियंस चीज़ें की होगी ना, या तुम्हारे पास्ट में बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ हुए होंगे, तो उन सारे का जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा दिमाग में कि अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या नहीं करूँ। ठीक है, तो उसको बदलना है कि ताकि जो है तुम्हारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब मेंटल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे बचा जा सके। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है क्या, उसी का डेफिनेशन है। ठीक है, कह रहा है क्रिएट्स एनर्जी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉन्साइंस। इन दोनों के बीच में संबंध, मतलब कि एक जैसा बना सकते हो तुम, इन दोनों को साथ साथ लेकर के चल सकते हो। कैसे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से और कंसाइंस से। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस आगे का चैप्टर ही है पूरा। ठीक है, कंसाइंस मतलब तुम अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा करके, वही बात है कि माइंड को चेंज करो, माइंड को चेंज करोगे तो एटीट्यूड चेंज करेगा, एटीट्यूड चेंज करोगे तो बिहेवियर बदलेगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट मेंशन इन सिलेबस है, एटीट्यूड प्रिडिक्ट बिहेवियर। ओके, एटीट्यूड कैसे प्रिडिक्ट कर लेता है बिहेवियर को, वो देखो। स्पॉन्टेनियस बिहेवियर इज प्रिडिक्टेड और इफ एटीट्यूड इज एक्सेसिबल। कहता है कोई भी जो बिहेवियर है, कोई भी तुम्हारा जो लक्षण है वो इंसान प्रिडिक्ट कर लेगा।
अगर तुम्हारा एटीट्यूड जो है एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल कहने का मतलब है कि तुम्हारे साथ जो लोग रह रहे हैं वो, मतलब लोग रह रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हाव भाव सब कुछ को जान रहे हैं, लंबे समय से जान रहे हैं, तो वो तुम आगे कौन सा बिहेवियर, तुम कौन सा एक्ट करने वाले हो, उसको अच्छे से लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं आसानी से, और उसके बेसिस पे वो बता सकते हैं कि आगे तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, एक होता है प्लान बिहेवियर इज प्रिडिक्टेड। ठीक है, इफ वी नोज द पीपल्स एटीट्यूड, तो एक प्लान बिहेवियर होता है, हम वही बात है कि जिस इंसान के साथ रह रहे हैं तो वो अगले मोमेंट में क्या प्लान भी करेगा ना, उसको भी हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, उसके बिहेवियर को भी हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, उसके एटीट्यूड को हम जान जाएंगे। ठीक है, कि वो एक स्पेसिफिक एक्ट में किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ओके, पॉसिबिलिटी दैट एटीट्यूड डूज डज नॉट ड्राइव बिहेवियर। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो एटीट्यूड है वो बिहेवियर को ड्राइव नहीं करता है। जैसे पॉजिटिव अबाउट एक्सरसाइज यट नॉट डू इट। अभी पीछे क्लास में, पीछे वीडियोस में हम लोग ये भी देखे थे कि एक्सरसाइज करना होता है, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से कुछ सीखा होता है, तो फिर रिफ्लेक्शन होता है, तो फिर हम लोग जाकर के करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि एटीट्यूड नहीं बिहेवियर को बदल सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव अबाउट एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज करने में कितना फ़ायदा है, ये सब हम जानते हैं, उसके बाद भी नहीं करते हैं, येट नॉट डू इट, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, बदल नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल एटीट्यूड। अब पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है? पॉलिटिकल एटीट्यूड कहने का मतलब है कि तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, फीलिंग क्या है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के, पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के, पॉलिटिकल पॉलिसीज, इवेंट, पार्टीज, लीडर, सब के किसकी के प्रति तुम्हारा व्यूज क्या है। जैसे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आए तो डायरेक्ट हम लोगों को 5 पीस याद रखना है। पॉलिटिकल पार्टीज में 5 पीस याद रखना है। 5 पीस मतलब कि पहला कि व्यू ऑन तुम्हारा पार्टीज, व्यू ऑन तुम्हारा लीडर, व्यू ऑन तुम्हारा प्रोसेस, व्यू ऑन पॉलिसीज एंड व्यू ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। बोले पीपी बोल रहे थे सर, यहाँ आई आ गया। ठीक है, तो भाई पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज। सबसे ज्यादा आइडियोलॉजी से ड्रिवन होते हैं इंसान। ठीक है, अब आइडियाज एंड द प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन्स। ठीक है, अब आइडियोलॉजी को थोड़ा सा इसके बारे में और जानो, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से लोग ड्रिवन होते हैं, है कि नहीं? आइडियल्स, प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन, कौन से आइडियल्स, कौन से प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांत को तुम फॉलो कर रहे हो, तुम नहीं, तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी जिसको तुम मान रहे हो। ठीक है, और उसको फॉलो कर रहे हो। ओके, उसके बाद एंड वर्सेस मीन्स। ठीक है, कोई कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो क्या होते हैं, वो ज्यादा ध्यान देते हैं एंड पे, कि सोसाइटी कैसे काम करेगी। ठीक है, और सोसाइटी से हमें क्या अचीव करना है। और कोई कोई ऐसा होता है द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू अचीव द एंड, कि वो सबसे बेटर तरीका ढूंढेंगे कि सबका भला हो, अप्रोप्रिएट एंड हो, उसके लिए एक अप्रोप्रिएट मीन्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद सम कुछ आइडियोलॉजीज देखो। द नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब कहने का मतलब है सब कुछ से परे। ठीक है, नेशनलिज्म में सब कुछ से परे तुम किसको आगे रखोगे, अपने नेशन को रखोगे। कुछ भी आ जाए सबसे पहले तुम किसको रखोगे, नेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म मतलब कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब तुम क्या करोगे, मतलब तुम क्या करोगे कि जो तुम्हारा रिलीजियस, कल्चरल, जो नेशनली डिफाइंड बिलीफ है, कस्टम है, उसको तुम सबसे ऊपर रखोगे। इसे ही कहते हैं कंजर्वेटिज्म। तुम चेंज नहीं चाहोगे। ठीक है, तुम्हारा जो पास्ट से चलते आ रहा है उसी को तुम कंजर्व करने की कोशिश करोगे, उसे ही हम कंजर्वेटिज्म कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिबरेशन, राइट बेस्ड अप्रोच। राइट बेस्ड अप्रोच मतलब कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कुछ गोल है, गोल मतलब गोल या एम है, जिसमें जैसे कि फ्रीडम की बात कर लो, थॉट की बात कर लो, स्पीच, रूल ऑफ लॉ, जो इस पे अभी हम लोगों का डेमोक्रेसी चल रहा है ना, उस पे, तो इसको राइट बेस्ड अप्रोच कर रहे हो तुम। ये भी एक आइडियोलॉजी है कि हम सबको एक इक्वल अधिकार दिला करके रहेंगे, इक्वली सबको हम देखेंगे, इस तरीके से बात कर रहे हो, तो ये लिबरलिज्म आइडियोलॉजी हो गया। एक होता है रेडिकलिज्म, रेडिकलिज्म आइडियोलॉजीज। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स चाहते हैं। ठीक है, लेकिन रेडिकल अप्रोच से, रिफॉर्म तो चाहते हैं लेकिन रेडिकली। ठीक है, ये आइडियोलॉजीज। जैसे कुछ एग्जांपल है, सोशल मीडिया यूज टू पोलराइज द आइडियोलॉजीज ड्यूरिंग द इलेक्शंस। अब क्या होता है, सोशल मीडिया में
एक पॉलिटिकल पार्टीज एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज को पूरी तरीके से स्प्रेड करता है सोशल मीडिया के हर एक हैंडल पे एक ही तरीके के मैसेज को फैलाता है जो उसको फेवर करे, ताकि जो लोगों को परसुएड कर सके, ठीक है, तो वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल काफी है। अब गांधी ऑन पॉलिटिक्स, अभी हम लोग पॉलिटिक्स के पे ही बात कर रहे हैं, तो गांधी ऑन पॉलिटिक्स, गांधी पॉलिटिक्स पे क्या कहते हैं। एक गांधी का मानना है कि पॉलिटिक्स जो होना चाहिए वो मोरालिटी पे बेस्ड होना चाहिए, एथिक्स पे बेस्ड होना चाहिए और प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। हम लोग पीछे के किसी 2-3 पीछे वीडियो जाएंगे तो यहाँ पर ही हम लोग देखेंगे 7 सिंस, जो अभी हम यहाँ लिखे हैं 7 सिंस पर हम लोग बात कर चुके हैं। जो गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स 7 सिंस, ठीक है, अगर ये ना हो तो भाई पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। तो 7 सिंस के बारे में बात करते हैं। गांधी जी मीन्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंड्स पे नहीं, जो कि अपोजिट है किसके, मैकियावेली के। मैकियावेली क्या कहता है कि भाई एंड मैटर करता है, मीन्स मैटर नहीं करता है, एंड जस्टिफाई द मीन्स, वो ये कहते हैं। और यहाँ कहते हैं गांधी जी कि मीन्स मैटर करता है, एंड नहीं, है कि नहीं। इसलिए इन्होंने मीन्स में क्या इस्तेमाल किया था फ्रीडम इंडिपेंडेंस के टाइम में, नॉन वायलेंस, ट्रस्ट, ट्रूथ, ये सब किया था। एंड नहीं, एंड में देखो कि भाई डिवीजन हो गया इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, बाकी वो चाह तो नहीं रहे थे, वो तो एंड अच्छा चाह रहे थे, जिसके बेसिस पे वो मीन्स अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे ताकि किसी का हार्म ना हो। नॉन वायलेंस इस्तेमाल कर जो थी कर रहे थे, वायलेंस नहीं कर रहे थे, ताकि वायलेंस का रिएक्शन जो होता है वायलेंस ही होता है, फिर और ज़्यादा आतंक फैलता, और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट, और ज़्यादा लाशें गिरती, है कि नहीं। तो वो सत्याग्रह की बात करते हैं, पीपल को इनकरेज करते हैं टू बी विलिंग टू सफर, ठीक है, पीड़ा सहने के लिए तैयार रहो, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहो। अगर बात आती है ग्रेटर गुड की, तब बड़े लोगों की सर्व कर रहे हो, बड़े लोगों को अच्छा कर रहे हो, तो उस वक्त तुमको अगर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है कर दो। तुम सफर में कर रहे हो, कर रहे हो, सफर मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स दुख पीड़ा आ रहा है तो सह लो। ओके, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड को। जैसे कि पहला इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स में अगर हम देखें तो फैमिली ही हो जाती है, कि अगर जो है ग्रोइंग अप इन अ पॉलिटिकली कंजर्वेटिव फैमिली, तुम्हारा जो जन्म हुआ और तुम जो बढ़े, वो तुम्हारा जो फैमिली था वो पॉलिटिकली कंजर्व फैमिली था, कंजर्वेटिव फैमिली थी, मतलब कि भाई जो जिस तरीके का बात विचार तुम्हारे फैमिलीज में होगा उसी तरीके का तुम्हारे में भी आएगा, है कि नहीं। फिर एजुकेशन से जैसे कि एजुकेशन में पढ़ाएंगे तो हम लोग बहुत बहुत सारे आइडियोलॉजीज, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति अपना व्यू फ्रेम कर पाएंगे, है ना। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे इम्पैक्ट करेगा, हमारे 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 पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करेगा, है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल देखो, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर है तो भाई एग्जांपल में क्या है, वुड बी इंटरेस्टेड इन द सोशल जस्टिस पॉलिसीज। अगर तुम्हारा जो है तुम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहे हो, तो भाई अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, लो है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो इंटरेस्ट होगा वो किस पे बेस होगा कि भाई सोशल जस्टिस दिलाए, ऐसे पॉलिसीज लेकर के आए जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज जैसे चीज़ों को एड्रेस करें, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हुआ। फिर ज्योग्राफी, नीड्स एंड द पॉलिसी वैरी फ्रॉम द रूरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज होगा तुम्हारे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी। अब भाई तुम कश्मीर में जा कर के जो रिक्वायरमेंट इधर जो सेंटर वाले का है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसका नीड और कश्मीर का नीड को तुम नहीं ना मिला सकते हो भाई। इसके नीड्स, कश्मीर के नीड्स अलग होंगे। रिलीजन भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बदल जाता है ना। कंजर्वेटिव व्यू ऑन एलजीबीटी राइट्स, उनको नहीं देना था, उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करना था, लेकिन उनको देखो अभी तो राइट मिल गया। और रिलीजन जैसे कि कहते हैं कि सम हु इज डीपली रिलीजियस हु होल्ड द कंजर्वेटिव व्यूज ऑन एबॉर्शन एंड सेम सेक्स मैरिज, ठीक है, कोई जो डीपली रिलीजियस इंसान होगा, ठीक है, वो कहता है कंजर्वेटिव व्यू रखता है कि अबॉर्शन और सेम सेक्स मैरिज नहीं होना है, इस तरीके की चीजें अबॉर्शन से लेकर के बात। फिर मीडिया भी पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज कर सकता है,
कि भाई एक ही पर्टिकुलर तरीके के आइडियोलॉजी के तरीके से बार-बार एक मीडिया बट एक ही आइडियोलॉजी को बार-बार दिखाया जा रहा है और तुम उसी को देख रहे हो, तो तुम्हारा व्यू भी जो है उसी तरीके से बन जाएगा। फिर तुम उसी आइडियोलॉजी के साथ में आगे बढ़ने लगोगे, तुम उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लग जाओगे, ठीक है? फिर जेंडर भी, एग्जाम्पल वुमेन इंटरेस्ट इन जेंडर पॉलिसीज़, है कि नहीं? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एटीट्यूड कैसे, मतलब कि पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज करने की बात कर रहा है ना, तो देखो वीमेन इंटरेस्ट इन जेंडर पॉलिसीज, जेंडर का ही बात नहीं होगा। अगर तुम वीमेन हो तो तुम पॉलिटिकल पार्टीज में हो तो तुम्हारा क्या होगा कि भाई जेंडर की बात नहीं हो रही है, तो तुम कुछ ऐसे पॉलिसीज बना करके आओ जहाँ इनइक्वालिटी खत्म करने की बात आएगा, वीमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करेगा, सिर्फ मैन नहीं काम करेंगे, सिर्फ वुमेन भी इन्वॉल्व करो उसमें, है कि नहीं? रेस के आधार पर एटीट्यूड चेंज हो सकता है, तो रेस के आधार पे हो सकता है, तो जो पीपल है कलर इंटरेस्ट इन द रेशियल इक्वालिटी पॉलिसीज, वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो पॉलिटिकल लीडर बन करके आएंगे, तो भाई वो रेशियल इक्वालिटी पर बात करेंगे कि भाई उसके साथ तो रेस के आधार पर भेदभाव हुआ था, उसको रेस के आधार पर प्रिजुडिस किया जा रहा था, तो वो रेशियल इक्वालिटी पॉलिसीज जैसा चीज कुछ लेकर के आएगा। फिर पर्सनल का कुछ एक्सपीरियंस होगा, जैसे हेल्थ केयर पॉलिसीज, जैसे कि देखो किसी ने हेल्थ केयर इशू को पहले ही एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है, उसको किसी भी स्थिति में, ऐसे स्थिति में क्या हुआ हो कि कोई ऐसा टाइम आया हो उसके पास जब उसको हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होगा और वो नहीं मिल पाया होगा किसी सिस्टम के लूपहोल की वजह से, तो वो जब आएगा तो वो भाई ऐसा पॉलिसीज लेकर के आएगा कि नहीं आएगा कि जो एक्सपेंड करे हेल्थ केयर सर्विस को, हेल्थ केयर एक्सेस को बढ़ावा दे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ये सब आधार बन सकते हैं कि भाई आपका जो है पॉलिटिकल एटीट्यूड किस तरीके से इन्फ्लुएंस होगा। ओके, अब मॉरल एटीट्यूड क्या होता है? मॉरल एटीट्यूड क्या होता है? देखो, फीलिंग कह लो, बिलीफ कह लो, या फिर पर्सपेक्टिव दैट तुम्हें गाइड करे कि क्या सही है, क्या, देखो मॉरल तो हम लोग पीछे ही क्लास में पढ़ चुके थे, अभी एटीट्यूड अभी पढ़ रहे हैं, तो भाई दोनों का मिक्सअप बात कर रहा है, तो कोई फीलिंग, कोई बिलीव, कोई पर्सपेक्टिव जो तुम्हें गाइड कर रहा हो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और कैसे, इट्स शेप हाउ वी मेक डिस्कशन, डिसीजन एंड इंटरेक्ट विथ अदर्स, ठीक है, बिलीफ पर्सपेक्टिव सब मिल गया और मोरल्स तुम्हें बता रहा है क्या सही है क्या गलत है, और उसके बेसिस से तुम जो है कोई डिसीजन लोगे और दूसरे से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। और जो अभी हम लोग ऊपर हम लोग जो जितना भी बात किए, ये सारे के सारे हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं पब्लिक सर्वेंट के क्वालिटीज में, है कि नहीं? जो पब्लिक सर्वेंट में अभी हम लोग लास्ट में बात किए थे, पब्लिक सर्वेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्वालिटीज हो सकते हैं, दो तीन, है कि नहीं? अब ये सारे भी हम लोग लिख सकते हैं पब्लिक सर्विस के क्वालिटीज में, जो नीचे भी बात की करने जा रहे हैं ये सब भी। रेवरेंस, ठीक है, अभी रेवरेंस का क्या मतलब होता है कि भाई किसी के प्रति किसी के प्रति एकदम डीप रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम्बलिंग ऑफ सेल्फ, मतलब कि भाई किसी को ऐसा फील मतलब कराओ कि टू मेक somebody feel that not as good as my thought they are, example पर्सन, मतलब कि तुम इतने अच्छे हो जितने मैं सोच भी नहीं सकता, इस तरीके से चीजें, ठीक है, इतने अच्छे से उनको फील कराओ। फेथफुलनेस रखो, मतलब लॉयलिटी पुट इनटू द प्रैक्टिस, नोइंगली अननोइंगली तुम जान रहे हो नहीं जान रहे हो लेकिन हमेशा ही तुम्हें लॉयल रहना चाहिए, ठीक है। फिर अवेयरनेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम ये जानो कि तुम्हारे राइट्स और तुम्हारे ड्यूटीज क्या क्या हैं, ठीक है, और उसके आधार पर तुम काम करो, ओके। उसके बाद वेरासिटी और ट्रूथफुलनेस, वही बात है, हैबिट ऑफ टेलिंग ट्रूथ, मतलब हमेशा ही सच बोलो, ठीक है। फिर गुडनेस, टू डू राइट एंड बी फेयर, काइंड फॉर वेलबिंग ऑफ अदर्स, हमेशा हर के लिए, हर एक के लिए अच्छा ही करो, और अच्छा ही करो, और उसके लिए क्या करो, दूसरे के लिए हमेशा एक दया भावना रखो, दयालुपनता रखो, ठीक है। अब देखो ये चीज
PYQ में था डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, डिफरेंस पूछा था, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर से कैसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करा जा सकता है ये पूछा था। तो ये जो हम डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में लिखेंगे उन सारे को हम किसका अपोजिट बना सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का बना सकते हैं, और जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में लिखेंगे वो इसका अपोजिट बना सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड दो तरीके से अभी हम लोग देखे ऊपर में कि कुछ तो एथिक्स पे बात करेंगे, कुछ एंड्स पे बात करेंगे और कुछ मीन्स पे बात करेंगे, ठीक है। कोई डेमोक्रेटिक एटीट्यूड किसी का ऐसा हो सकता है, कोई मीन्स को ज्यादा वैल्यू कर रहा है, कोई एंड्स को ज्यादा वैल्यू कर रहा है, कोई एथिक्स को ज्यादा वैल्यू कर रहा है। गांधी जी को कोट करो, पॉजिटिव माइंडसेट कोई रख रहा है, कोई नेगेटिव, कोई कंजर्वेटिव है, कोई कुछ है, कोई रेडिकल है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई तुम इनोवेटिव वेज निकाल रहे हो अराउंड द रूल्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, इनोवेटिव आइडियाज या इनोवेटिव तरीके वो किसके फेवर में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। तुम डेमोक्रेटिक हो, लोगों ने तुम्हें चूज किया है, तुम उनके लीडर हो, तुम उनके लिए पॉलिसीज बनाओगे, है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी डिटेल GS2 का पार्ट है, यहाँ तो हम लोग सिर्फ कोट कर रहे हैं। बेसिकली अगर एक लाइन में हम यहाँ समझने की बात करें तो ये है, ये है और ये है, ये है लिबर्टी रखो, ये इक्वालिटी रखो, ये फर्टर्निटी रखो, ये है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, सबका कॉम्बिनेशन, है कि नहीं। डेमोक्रेटिक में अदर्स राइट और योर ड्यूटी, दूसरे के राइट्स का ध्यान रखो और अपने कर्तव्य पूरे करते जाओ, है कि नहीं। उसके बाद अब यहाँ देखो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, एक ब्यूरोक्रेट क्या होता है, वो रूल बाउंड होता है। अभी हम लोग पीछे में भी देखे बात किए थे कि रूल बाउंड होता है, वो नहीं चाहता है, वो रूल से हट करके कुछ करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि भाई उस पर फिर ऊपर से जवाब देने पड़ेंगे, है कि नहीं। सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन क्यों करता है, वो सिर्फ फोकस करता है जॉब पर के, ना कि सर्विस पर। क्यों, क्योंकि भाई आगे चल करके उसको जवाब ना देना पड़े, उसका सिक्योरिटी, जॉब का सिक्योरिटी, जॉब खोना ना पड़े, क्योंकि जहाँ सिस्टम के अगेंस्ट में जा करके काम करोगे तुम पर आँच आएगी, ठीक है। तो मीन्स और एंड, तो ये डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, एंड को नहीं, सॉरी ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, एंड को देख ही नहीं रहे हैं कि भाई कौन से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसका ग्रेटर गुड होगा, फेवर होगा, जो जो इनजस्टिस हो रहा है किसी वुमेन के साथ, किसी वल्नरेबल सेक्शन के साथ, उसका अच्छा होगा, ये नहीं देखते हैं, ये देखते हैं मीन्स और यस मैन कल्चर टाइप, रूल्स है, हमको ये करना है बस। तो जिसकी वजह से सबऑर्डिनेशन होता है, यस मैन कल्चर का जन्म होता है और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इशू आता है। पॉलिसी इम्प्लीमेंट देख रहा है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें से जो बेनिफिट है जो वो कम होगा और चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे, तो भाई वो पॉलिसी ही इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ताकि आगे चल करके जो चैलेंजेस आएंगे उससे हम बच जाए, है कि नहीं। सोशल इन्फ्लुएंस कहता है कि आप जो हैं इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे हैं इनवॉलेंटरली, किसी से होना नहीं चाह रहे, होना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उसका जो है रुतबा ही ऐसा है कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, ठीक है। इसे ही कह रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंस। मीनिंग क्या है कि अफेक्टिंग अदर्स एटीट्यूड, थॉट एंड बिहेवियर कॉन्शियसली और अदरवाइज, एकदम जानबूझ के भी उसका एटीट्यूड चेंज कर दे रहे हो, थिंकिंग चेंज कर रहे हो, या फिर ऐसे ही चेंज कर दे रहे हो, लेकिन कर तो दे रहे हो भाई। अब वो कहाँ से हो सकता है, जैसे कि मीडिया कर सकती है ये चीज, हमारे पीयर प्रेशर कि भाई हमारे फ्रेंड सर्कल कह रहे हैं यही करो, हम ये कर रहे हैं, तुम भी कैसे नहीं करोगे, तो ये भी कर सकते हो। फिर किसी का पावर प्रोपागेंडा, ठीक है, यहाँ रहना है तो यही कहना पड़ेगा, यही बोलना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके की चीजें, है कि नहीं। अब टाइप्स देखते हैं सोशल इन्फ्लुएंस के, ठीक है। केल्विन कहते हैं, केल्विन 3 तरीके के टाइप्स बताते हैं, जिसे हम कहते हैं CII, ठीक है, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। कंप्लायंस कहने का मतलब क्या है, ठीक है, सुपरफिशियल इन्फ्लुएंस, सुपरफिशियल इन्फ्लुएंस मतलब कि आपका जो है पावर है, आप
गवर्नमेंट रूल में हो अभी, तो हम ऊपर आपको देख करके जो है वो इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। आप जैसा कह रहे हैं आप वैसा कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके। ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन, इन्फ्लुएंस बाय लाइकेबल पर्सन। जैसे लोग सब कोई उसको पसंद कर रहे हैं, तो लोग सबको जब उसको पसंद कर रहे हैं तो उनसे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट और बाबा रामदेव। जैसे पतंजलि जो है, रामदेव बाबा का उनका बड़ा फेस वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई वो एडवर्टाइज कर रहा था, तो रामदेव बाबा का जो है अच्छा पकड़ है, अच्छा फेस वैल्यू है, तो वो पतंजलि बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं? तो ये आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट में आता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस हो गए हम, किसी इंसान को लाइक करते थे, उसने ये बात कही और हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए। ठीक है, फिर इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन मतलब कि कंप्लीट इन्फ्लुएंस, पूरी तरीके से, जिसे हम अंधभक्त कहते हैं अंधभक्त। That due to the source credibility aspect rules in the letter and the spirit, no question, credibility बन चुका है कि आप क्रेडिबल हैं, हम आप पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, ऐसे चीजें चल रहे हैं। तो भाई आप अपने अंदर ही उस चीज को इंटरनलाइज कर लिए हो, आपके रग रग में वो चीजें बस गई हैं। ठीक है, हेरोल्ड गेरार्ड्स, ठीक है, ये सोशल इन्फ्लुएंस पे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं? नीड टू बी राइट। ठीक है, नीड टू बी राइट, यही है सोशल इन्फ्लुएंस। मतलब कि आपका जो इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब कि आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, वो जो है किसी के भी इंफॉर्मेशन को एज अ एविडेंस। ठीक है, तो अगर सही है वो, नीड टू बी राइट बोला ना, सही है चलेगा। और नीड टू बी लाइक्ड, लाइक्ड मतलब कि नॉर्मेटिव, जो सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट करके रखा है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। ठीक है, यही सोशल इन्फ्लुएंस है। अब इसके फैक्टर कौन कौन से सोशल इन्फ्लुएंस के? अब ये सोशल इन्फ्लुएंस डिफाइन ही करना पड़ेगा यार, इनके बारे में तो बताना नहीं पड़ेगा। या तो तुम इनका कर लो, या तो अभी सोशल इन्फ्लुएंस हम लोग यहाँ देखें, ये कर लो। ठीक है, कोई भी कर लो। अब फैक्टर देखो कि कैसे कैसे एक इंसान जो है सोशली इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। तो सोर्स क्या है? इन्फ्लुएंसर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हम लोग अभी देख ही रहे हैं। और टारगेट, टारगेट इन्फ्लुएंस किसको करना है? हमको और आपको, यू एंड मी। इंडिविजुअल्स कैरिज्मा, ठीक है, फैक्टर क्या है इन्फ्लुएंस करने का? कि भाई इंडिविजुअल कैरिज्मा मतलब किसी एक इंसान का कैरिज्मा ही ऐसा था, उसका पर्सनालिटी ही ऐसा था कि हम जो है उसको देख करके हो गए। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड हो गए। बहुत लोग मोदी जी के होते हैं, बहुत लोग राहुल गांधी जी इनके होते हैं, कोई किसी फर्टर्निटी में है, यूपीएससी में है, तो कोई आईएएस को देख करके होता है कि नहीं? पर्सनल रेप्यूटेशन, क्रेडिबिलिटी, ये सब चीज उस इंसान का, ठीक है, देख करके। सोशल नॉर्म से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय व्हाट अदर्स डू। लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वही सही है या गलत है, बिना सोचे उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के उसी के तरीके से काम करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर आई इंसेंटिव्स और लॉसेस, मतलब कभी सोशल चेंज कैसे होता है? लोग आपको इंसेंटिव्स देने लगते हैं, ये काम करो मैं तुमको ये दूंगा, ये काम करो मैं तुमको ये दूंगा। या तो फिर कभी तुम कोई काम करते हो और उसमें तुमको लॉस होता है, तो भाई चेंज हो जाता है, वहां से तुम्हारा सोशली इन्फ्लुएंस हो जाता है कि नहीं, इस तरीके का काम यहाँ नहीं करना है। कोई दुकान खोले हो जहाँ उसका डिमांड ही नहीं है, और तो तुम वहाँ खोल दिए, तो तुम्हारा सोशली हो गया ना इन्फ्लुएंस कि भाई यहाँ पर ही जो है इस तरीके की चीजें नहीं बिकेंगी, तो मेरे को यहाँ ये चीज का दुकान नहीं लगाना है। ठीक है, फिर रेलिवेंस टू इशू और सबकॉन्शियसनेस। ठीक है, रिलेवेंस वही बात बता दी है कि रिलेवेंस मतलब कि मार्केट कहाँ जरूरत है, किस चीज का कहाँ जरूरत है, उससे तुम इन्फ्लुएंस हो गए। जो चीज का जरूरत नहीं है उससे नहीं होगे भाई। सोसाइटी में कहाँ पर ही कौन सी चीज की जरूरत है, वहां देखोगे और ऑब्जर्व करोगे, बोले हाँ यहाँ इस चीज की जरूरत है, तो सोशली इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि हाँ चलो यहाँ ये चीज देना है। ठीक है, इको, इको कहता है हम सब जो है वी एक्ट इन अ वे दैट मेक अस फील बेटर अबाउट आवर सेल्फ। हमें इस तरीके से एक्ट करना होना चाहिए
कि भाई हम सबको अपने आप को अच्छा फ़ील कर सकें, इस तरीके से। तो हम सोशली इन्फ्लुएंस्ड होंगे जब दूसरों को देखेंगे, बाकी लोगों को देखेंगे, अदर में देखेंगे तो फिर अपने ईगो मतलब सेल्फ, ईगो मतलब सेल्फ, अपना इनर कॉन्शियस। तो हम ऐसे एक्ट करेंगे कि भाई अपने आप को ठीक करें। फिर इमोशन और ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ठीक है? तरीके स तरीके फैक्टर थे ऊपर, अभी तरीके हैं, दोस्त हो सकते हैं, ठीक है? हम कहीं से कोई क्लास कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो भाई वो दोस्त पूछेगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? कहाँ से पढ़ रहे हो? किससे पढ़ रहे हो? तो बताएँगे यहाँ से पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं। वही वही वो सेम चीज़ वो भी करेगा, तो वो हो जाता है पीयर प्रेशर। फिर एडवर्टाइज़िंग, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट में बहुत बारी एक ही चीज़ को रिपीटेडली दिखाया जा रहा है, ये करो, ये करो, ये करो, ठीक है? तो उससे सोशली इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिर इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, इंटरपर्सनल वही पास्ट का एक्सपीरियंस। मीडिया हो सकता है, ब्रांडिंग हो सकता है, प्रोपेगेंडा हो सकता है, इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब ग्लैडवेल्स, ग्लैडवेल सोशल इन्फ्लुएंस पे कहते हैं, ये बताते हैं वेज न्यू आइडियाज आर ट्रांसमिटेड बाय द सोशल इन्फ्लुएंस। जो तरीके हैं या नए आइडियाज हैं, ये कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं? तो सोशल इन्फ्लुएंस के जरिए। जैसे इनोवेटर, इनोवेटर क्या करता है? एक नया चीज इंट्रोड्यूस करता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो गया, फैशन के मामले में हो गया, स्टडी के मामले में हो गया, टेक्नोलॉजी के मामले में, कुछ भी हो गया। तो लोग उसको देख कर के आकर्षित होते हैं, उसको देख कर के अपने डिसीजंस लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, है कि नहीं? अर्ली मेच्योरिटी, अर्ली मेच्योरिटी का मतलब कि कुछ लोग जो हैं, कोई चीज़ खरीदे या कोई चीज़ नया लॉन्च हुआ, तो उसको देख कर के वो सोशली इन्फ्लुएंस्ड हो गए। अब लोग उसको देख कर के, क्योंकि वो जॉइन हो गया, तो उसको देख कर के लोग उसके पीछे-पीछे आएँगे, है कि नहीं? नॉर्मेटिव एंड इन्फॉर्मल इन्फ्लुएंस, जो नॉर्म से इन्फ्लुएंस हो जाए, या फिर इन्फॉर्मल इन्फ्लुएंस, बाकी नॉर्म्स एक वैल्यूज़ जो चलते आ रहे हैं, कंज़र्वेटिव वैल्यूज़, उसके आधार पर इन्फ्लुएंस हो जाए, या तो फिर बाहर में कुछ चल रहा है, उसके आधार पर हो जाए, ठीक है? फिर लेट मैच्योरिटी, वही लेट मैच्योरिटी भी आ ही जाते कि अरे सबने तो वहीं एनरोल करा लिया है, उसी कोर्स में करा लिया है, उससे पढ़ रहा है, या फिर वहीं पर जा रहा है किसी काम के लिए, तो हमको भी वहीं चलना चाहिए, ठीक है? रिगार्ड मतलब कि हाउ सेल्फ मॉनिटर, ठीक है? सबसे लास्ट में जो जॉइन करते हैं कोई भी चीज़ को, देख लेते हैं सबको कि सब कोई क्या कर रहा है, हम लास्ट में जाएँगे, ठीक है? अब पर्सुएशन, पर्सुएशन भी था क्वेश्चन पीवाईक्यू में। पर्सुएशन, अगर ये सोशल इन्फ्लुएंस है, तो उसके अंदर बैठा ये पर्सुएशन है, ठीक है? पर्सुएशन का मतलब होता है कि हम किसी को फोर्सफुली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। हम फोर्सफुली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, जबकि हम क्या कर रहे हैं? अपील बेस्ड, प्यार से, मोहब्बत से, इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग को डेफिनेशन में अगर पर्सुएशन का आए, तो भाई ये लिखेंगे पर्सुएशन, पी फॉर पर्सुएशन और पी फॉर परलॉफ। मतलब क्या है? यही बात कि हम लोग अपील बेस्ड कर रहे हैं, ना कि ये। यहाँ देखो मीनिंग मतलब कि फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, और ये कॉन्शियस इफेक्ट एफर्ट है, ठीक है? तुम्हारे दिमाग लेवल पे चेंज करने की बात कर रहा है, ठीक है? बाहर से नहीं। परलॉफ कहते हैं, ये क्या है? एक सिंबॉलिक प्रोसेस है, सिंबॉलिक प्रोसेस है, ताकि हम एटीट्यूड को बदल सकें। इन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्री चॉइस, तुम्हारे पास बहुत कुछ है चूज करने के लिए, तुम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, किसी के साथ भी जा सकते हो, जो इच्छा है वो कर सकते हो। और उस बेसिस पे, उस एटमॉस्फेयर में अगर हम तुम्हारा माइंड चेंज कर पा रहे हैं, तो वही है परसुएशन। ये अपील बेस्ड होता है, ना कि फोर्स बेस्ड होता है। डिस्कशन, टू नॉट एक्ट समथिंग ऑन समथिंग, डिस्कशन, सॉरी, हम लोग डिस्कशन पढ़ लिए। डिसुएशन, डिसुएशन मतलब कि एक तरीके के एक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर चीज प्रति एक्ट नहीं करना है, ठीक है? इट इज कन्विंसली कन्विंसिंग समवन नॉट टू बिलीव और एक्ट ऑन समथिंग। मतलब कि परसुएशन का मतलब परसुएड होना, इन्फ्लुएंस हो जाना, और उसका जस्ट उल्टा डिसोसिएशन, उस पे बिलीव नहीं करना, उससे परसुएड नहीं होना, ठीक है? परसुएशन का हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं भाई, एडवर्टीजमेंट हो चुका पहले, वहाँ सोशल इन्फ्लुएंस वाला भी यहाँ एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो परसुएशन में, ठीक है? अपील बेस्ड वाले कुछ कुछ टॉपिक्स। अब एलिमेंट ऑफ परसुएशन क्या क्या है?
डेलिबरेटली कोई परसुएड हो, वो चाहता हो परसुएड होना। दूसरा सिंबॉलिक, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल मतलब बोल करके, नॉन वर्बल मतलब कि सिंबल्स के थ्रू, इसको नॉन वर्बल को हम लोग सिंबल्स कह सकते हैं, ठीक है। फ्री चॉइस है, अभी तो बोला फ्री चॉइस इन एटमॉस्फेयर, जो मन है जैसे है वो चीज। बेनिफिट ऑल, ठीक है, तो परसुएशन इज मेंट टू बेनिफिट द पार्टीज इन द एंड, ठीक है। फैक्टर्स और लॉ बता रहे हैं कि भाई परसुएशन होने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो भाई मैसेज हो सकता है, मैसेज, कोई मैसेज इजी और डिफिकल्ट, ठीक है, जो इजी लगा तुम परसुएड हो गए, डिफिकल्ट हुआ नहीं लगे, नहीं हुए। फिर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, एक्सपर्टीज है या नहीं है, लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज से भी इंसान परसुएड हो रहा है। फिर टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि इंटेलिजेंस है या नहीं, मूड होने का है कि नहीं है, खुद भी होना चाहता है या नहीं होना चाहता है कि नहीं। फिर मेथड्स क्या क्या है अपने पास, रॉबर्ट सियालडिनीज, अब कैसे पढ़ेंगे यार, तुम लोग अपने अपने रिकॉर्डिंग देख लो। सियालडिनीज का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वे कहते हैं वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस, कौन कौन सी चीज है इन्फ्लुएंस होने के तरीके या वे हम कह सकते हैं। तो एक तो होता है रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेशन मतलब पीपल टेंड्स टू एंटर रिटर्न टू अ फेवर, मतलब जो इंसान जो जिस चीज को फेवर करता है उसी चीज में वो इंसान काम करने की कोशिश करता है, उसी से इन्फ्लुएंस होता है। फिर सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रूफ, देखो ये इंसान कर रहा है, हम तुमको प्रूफ दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना कि तुम भी करो ये चीज, तो इसलिए कह रहे पीपल डू थिंक दैट दे सी अदर पीपल्स आर डूइंग। तो हम जब परसुएट दे रहे हैं, प्रूफ जब दे रहे हैं, तो प्रूफ हो जाता है भाई कि देखो हम यहाँ से क्लास किए थे, ये है चीज, हम देखो इसको बाद से ये चीज यहाँ खरीदे थे, देखो मेरे पास ये है प्रूफ, तो वो अगला इंसान भी वही चीज कर लेता है। ऑथोरिटी, भाई ऑथोरिटी में पीपल जो होते हैं, वो जो अथॉरिटी फिगर होते हैं उनके लॉ को, उनके रूल्स को फॉलो करना होते हैं। तो भाई ऑथोरिटी, कोई बड़ा ऑथोरिटी है तो उसका बात भी मान लेते हैं। फिर स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब कि डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, या फिर डिमांड क्रिएट किया गया था, जनरली क्रिएट किया जाता है कि जनरेट डिमांड कर दिया, मतलब तुमको ऐसा दिखाया जाएगा जैसे कोर्स लोग बेचते हैं ना, है ना, लिमिटेड टाइम ओनली, लिमिटेड सीट ओनली। अब इसमें तुम्हारे दिमाग में एक जोर पड़ेगा, अरे यार इतने समय के लिए ही है, लिमिटेड टाइम का बात कर रहा है, सीट भी लिमिटेड है, जल्दी से खरीद लेते हैं, नहीं तो कहीं खत्म हो गया तो, नहीं तो कहीं पैसा बढ़ा दिया तो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते ही हैं। अभी 2 दिन के लिए इतना ऑफर है, ठीक है, इसके बाद पैसा बढ़ जाएगा, ऐसा। फिर लाइकिंग, तुम किसी को पसंद कर रहे हो तो उससे इजिली परsuade हो जाओगे, वो जो करेगा, वो जो बोलेगा वो तुम सुनोगे, तुम कर लोगे। फिर कमिटमेंट, कि भाई वंस पीपल कमिट टू समथिंग दे आर लाइकली टू ऑनर दैट कमिटमेंट। अगर किसी चीज पे वो कमिट कर दिया कि भाई मेरे को ये करना है भाई, ठीक है, चाहे जैसे भी करना होगा, जितना भी टाइम लगेगा, करना है तो करना है, ठीक है। कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं इन्फ्लुएंस के और परसुएशन के, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन कहता है व्हेन यू एक्सप्रेस विथ सर्टेनिटी अ पर्टिकुलर एटीट्यूड, व दैट एटीट्यूड क्या बोलता है, हार्डेंस, ठीक है। एम्प्लीकेशन मतलब कि भाई तुम जो है सर्टेनिटी या फिर कोई एक तरीके के पर्टिकुलर एक्टिविटीज को या एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उसे ही एम्प्लीफिकेशन कह रहा है। दूसरा कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब माइनॉरिटी परsuades मेजोरिटीज, क्यों, क्योंकि भाई जो कॉन्फिडेंट माइनॉरिटी वॉइस आर मोस्ट इफेक्टिव, लोग मेजोरिटी की नहीं सुनते हैं, माइनॉरिटी को जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ, जरा सा कुछ इशू हुआ तो वो तुरंत उछलेगा, और जब उछलेगा तो लोग उसके रिस्पॉन्स में तुरंत ही एक्ट करते हैं कि अरे इसको तकलीफ हो गया, इसको तकलीफ हो गया तो भाई प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा ध्यान रखते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। फिर इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन मतलब कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आजकल तो सोशल मीडिया में ज़माना तो ऐसा ही है कि वीडियो को कट करके कहीं से कहीं कुछ कर दिया जाता है जिसमें से पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और वो वीडियो वायरल हो जाता है कि नहीं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, सही उत्तर ही नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आधा अधूरा है।
इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, पूछा कुछ जा रहा है, बताए तुम कुछ और चाह रहे हो, ठीक है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना ही मुश्किल है। अब अब क्या है, प्राइमिंग, प्राइमिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या होता है, स्टिमुलस मतलब हमारे साइड में जो भी लोग हैं, अभी अगर फिजिकल लेवल पे जाएं तो स्टिमुलस जो है, हम लोग प्लांट में पढ़े थे ना क्लास 10th में, कि वो बाहर सी हमारा, अच्छा हम बॉडी में ही पढ़े थे ना, कि भाई हमारा बॉडी कैसे होता है, हीट कोल्ड ये सब चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाता है ना। हीट होता है, कोई हीट वाली चीज़ को पकड़ते है तुरंत से छोड़ देता है कि नहीं? तो वो तुरंत ही हमें स्टिमुलस हमारा काम करता है। बाहर का जो स्टिमुलस होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ब्रेन होता है वो काम करता है और एक्शन लेता है। तो हम लोग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ स्टिमुलस, बाहर में चीज़ें क्या चल रही हैं उससे। फिर स्लीपर इफ़ेक्ट, स्लीपर इफ़ेक्ट कहने का मतलब है कि मैसेज फ्रॉम द लो क्रेडिबिलिटी सोर्स इंक्रीज ओवर द टाइम्स। मतलब कि क्या बोल रहा है कि एक समय के बाद क्या होगा कि उस इंसान को उतना कोई जान नहीं रहे थे। उस इंसान को कोई उतना जान नहीं रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद उसको जानने लगे। क्यों जानने लगे? क्योंकि वो जो काम कर रहा था, वो काम बहुत बेहतर था। वो काम जो कर रहे थे, उस काम में ईमानदारी थी, सब कुछ उसका अच्छा था, ठीक है? तो वो धीरे-धीरे लोग उसको पसंद किए और विद द टाइम उसका जो है इंक्रीज़ हो गया। तो ये स्लीपर इफ़ेक्ट है। फिर अल्टीमेट टर्म्स मतलब कि पावरफुल कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावर अपने आप में रखते हैं, ठीक है? फिर अपील टू रीज़न, कुछ लॉजिक या साइंटिफिक वे दे दिए तो लोग पर्सुएड हो गए, ठीक है? फिर इमोशन के बेसिस पे कुछ इमोशन बेस्ड एडवर्टाइज़मेंट दे दिए, कुछ उनके फेथ पे बेस्ड था, उसी के बेसिस पे कुछ बना दिए, दिखा दिए। उसके ट्रेडिशंस, प्रोपेगेंडा इस तरीके की चीज़ें। पीयर प्रेशर ये हर जगह आ रहा है, पावर, प्रोपेगेंडा, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टिंग परवेसिव मैसेजेस। अब रेजिस्टिंग क्या होता है, मतलब एटीट्यूड इनोकॉल इन इनोकॉलेशन, मतलब साइकोलॉजिकल टेक्निक है ये, जो क्या करता है, स्ट्रेंथन पर्सन रेजिस्टेंस टू परसुएशन और एटीट्यूड चेंज। मेरे को नहीं करना है एटीट्यूड चेंज, मेरे को नहीं होना है परसुएड, इसे को ही कहते हैं इनोकुलेशन, ठीक है। कि मतलब जो चेंज बाय एक्सपोजिंग देम टू वीकेंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स, ठीक है, उसके बिलीव को ही चेंज कर दे रहा है या कमजोर कर दे रहा है। एटीट्यूड फॉर वार्निंग, मतलब एटीट्यूड फॉर वार्निंग कहने का मतलब it is to warn them to advance that someone will trying to change their attitude। ये वार्न करे, फॉर वार्निंग, वार्निंग, देखो वार्निंग का मतलब चेतावनी, फॉर मतलब पहले, तो एटीट्यूड फॉर वार्निंग, तुम्हारा एटीट्यूड ही चेंज करना है तो हम पहले ही वार्न कर दे रहे हैं किसी को एडवांस में ही कि भाई कोई तो है जो तुम्हारा एटीट्यूड अब बदलने वाला है, तो प्लीज बी अलर्ट, ठीक है। फिर रिएक्टेंस, अभी हम लोग पीछे के वीडियो में ये बात कर दिए थे रिएक्टेंस थ्योरी पर, कि ट्राई टू मच टू चेंज समवन्स एटीट्यूड, है कि नहीं। क्रिमिनल रिफ्यूट्स योर आर्ग्यूमेंट, एग्जांपल, क्रिमिनल आपका थोड़ी सुनता है, क्रिमिनल वो बना है तो भाई उसके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस हो गए, बना होगा, तो वो जो है तुम उसको कितनों ही परsuade करने की कोशिश करोगे, कितने भी लॉजिकल रीजन दोगे, इमोशनल रीजन दोगे, कुछ भी दोगे, वो होगा क्या परsuade, नहीं होगा। तो यही इसलिए बोल रहा है क्रिमिनल नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो, है कि नहीं। फिर एथिकल परसुएशन, मतलब एथिक बेस्ड पे, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। तो ये एथिकल परसुएशन में पहला जो है उसमें 5 तरीके के टेस्ट के बारे में बात करता है, जिसे हम टैरस टेस्ट कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों को परसुएड कर सकते हैं। ट्रू मैसेज, सही मैसेज फैला करके, दूसरा कि सोर्स का ऑथेंटिसिटी बता करके, और तीसरा रिस्पेक्ट फॉर द टारगेट, टारगेट मतलब जिसको परसुएड करना है, ठीक है। और इक्वालिटी ऑफ अपील, ठीक है, फेयरनेस और जस्टिस के बेसिस पे बात कर रहे हो, ठीक है, कि देखो आपके साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके साथ भी ऐसा कर रहा हूँ, आपके साथ कुछ डिसीजन ले रहा हूँ तो इसके साथ भी वही डिसीजन ले रहा हूँ, ठीक है। फिर बेनिफिट ऑफ ऑल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉमन गुड, सोशल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन गुड, ठीक है, ताकि ऐसा कुछ
ऐसा कुछ तुम परसुएड करना है तो भाई ऐसा कुछ करना, एथिकली परसुएड कर रहा है ना, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो ग्रेटर लेवल पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉमन गुड, जैसे कि एग्जाम्पल हेट स्पीच नहीं देना है, ठीक है। ओके, वेबर्स यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाई हमेशा ट्रूथफुलनेस रखना है और रिस्पेक्ट करना है रीजन को, कि देखो रीजन यही है और इस बेसिस पे तुमको हम बोलेंगे नहीं परसुएट कर रहे हैं, बट रीजन बता रहे हैं और उस रीजन को तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, वो रीजन एक तरीके का नॉर्म बन चुका है, तो इंसान हो सकता है परसुएट, ठीक है। अब प्रीजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्रीजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है जिसे हम अप्लाइड एथिक्स में देख सकते हैं। अब यहाँ तीन चीजें हो सकती हैं, स्टीरियोटाइप्स, डिस्क्रिमिनेशन और प्रीजुडाइस। अब क्या होता है, इन तीनों को एक एक करके समझो। एक चीज लेकर के आएगा ना तो दूसरे चीज पर वो जाएगा, दूसरे से तीसरे चीज पर जाएगा। जैसे कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, कॉग्निटिव स्टीरियोटाइप, मतलब कि कैसे जो है हम किसी चीज को देख रहे हैं, हम कैसे किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैसे कि अगर तुम क्लास में बैठे हो और कोई, जब बच्चे थे हम सब, तो जब क्लास में बैठे हैं तो कोई बहुत सारा एकदम बैग बैग भी पूरा फुल है बुक्स कॉपी के साथ, उसका हाथ में भी पूरा बुक कॉपीज है फुल, और बड़े बड़े चश्मे लगे हुए हैं पावर लेंसेज के साथ, और वो आ रहा है। तो जैसे ही तुम देखोगे तो उसके खूबिया लुक से देख करके क्या बताओगे कि भाई ये क्या है, एक बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चा होगा। देख करके तो यही बोलोगे ना, बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चा है कि नहीं। और एक बंदा जो पूरी तरीके से क्या बोलते हैं उसमें, ना ड्रेस सब सही से है, ना ही कुछ बुक्स है, ना ही कुछ पेन्स है, कुछ भी नहीं है, ना बैग है, कुछ भी नहीं है, और शर्ट का बटन पूरी तरीके से खुला हुआ है, और वो जब आएगा तो तुम बोलोगे ये लोफर है, ये पढ़ने लिखने वाला नहीं है, ये बैक बेंचर है, मस्तीखोर है कि नहीं। और जबकि ये सिर्फ तुम उसके अपीयरेंस के बेसिस पे बता रहे हो, तो एक तरीके का स्टीरियोटाइप हो जाएगा। जैसे वुमेन के प्रति एक स्टीरियोटाइप होता है कि सही से ये ड्राइविंग नहीं करती हैं, ब्रेक लगाना होता है तो स्कूटी में तो वो अलग ही तरीके से लगाती हैं, कुछ ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, है कि नहीं। पहले स्टीरियोटाइप ये था कि वुमेन जो है हेवी वर्क नहीं कर सकती हैं, आर्मी में नहीं जा सकती हैं, अभी देखो जा रही हैं हर जगह पे। तो ये स्टीरियोटाइप, कैसे किसी चीज़ को आप कैटेगराइज कर रहे हो, लेबल कर रहे हो। प्रीजुडाइज क्या है, प्रीजुडाइज की मतलब कि कैसा एक इंसान के प्रति तुम पहले से ही फील कर पा रहे हो। प्रीजुडाइज मतलब कि ये इफेक्टिव लेवल पे हो सकता है, ठीक है, ये कॉग्निटिव लेवल पे, तुम्हारे माइंड लेवल पे, ये अफेक्टिव लेवल पे कि फीलिंग बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि ये बिहेवियरल हो गया। पहले कॉग्निटिव लेवल पे स्टीरियोटाइप बना, कॉग्निटिव लेवल पे, फिर तुम आया कि भाई इसको हम फील कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन आ गया। अब जैसा तुम फील कर लिया, अगर किसी के लिए तुम पॉजिटिव फील किए हो तो उसके उसके लिए तुम पॉजिटिव एक्ट करोगे, अगर उसके लिए तुम नेगेटिव फील किए हो तो नेगेटिव एक्ट करोगे, यही तो चीजें होती हैं, है कि नहीं। तो बिहेवियरल, हाउ डू आई एक्ट टुवर्ड अ पर्सन, जब किसी इंसान के बारे में सब कुछ जान गए हो तो उसके बारे में कैसे एक्ट करना है, मतलब कैसे एक्ट कर रहे हो, वही तो तुम्हारा बिहेवियर होता है कि नहीं। उसके बाद आता है प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज कहने का मतलब होता है इरेशनल एटीट्यूड एंड ओपिनियन, प्री कंसीव्ड बिलीफ, वही चीज अभी जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं यहाँ पर प्रीजुडाइज, कि भाई बिना कोई लॉजिक के, बिना किसी चीज को हम लोग उसको प्री कंसीव्ड बिलीफ, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसके अपीयरेंस के बेसिस पे हम किसी को जज कर लेते हैं ना, यही। तो ये दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। फीलिंग अबाउट समवन, किसी के प्रति फीलिंग, वही जो हम एग्जांपल दिए अभी टॉपर्स वाला और लास्ट बेंचर वाला। अगर डिफरेंस करें हम डिफरेंस विद द डिस्क्रिमिनेशन, तो क्या है कि प्रीजुडिस जो है वो एक एटीट्यूड है, जबकि डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियरल है। प्रीजुडिस चेंज हो सकता है, एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है बिहेवियरल, तुम्हारा बिहेवियर ये भी चेंज हो सकता है, लेकिन तुम एक आचरण कर रहे हो, एक्सप्लिसिटली दिख रहा है हमको। प्रीजुडिस ये एक एटीट्यूड है, जब तक तुम एक्ट नहीं करोगे, जब तुम शो नहीं करोगे, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि तुम किसी चीज के बारे में कैसे सोच रहे हो, है कि नहीं। और डिस्क्रिमिनेशन करोगे जैसे वैसे ही दिख जाएगा। प्रीजुडिस जो है वो कारण बन सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। प्रीजुडिस के वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो उसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है तो प्रीजुडिस तुम किसी के प्रति
पॉजिटिव रख लो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लीगल एक्शन लिया जा सकता है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। अगर तुम किसी के भी अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो तुम्हारे लीगल एक्शन, लेकिन तुम्हारे कोई प्रीजुडिस के बेसिस पे तो नहीं दिया जा सकता है। मेरा जुडाइज है, मेरे पे नेगेटिव फीलिंग है इसके प्रति, तो इसमें तुम कौन सा लीगल एक्शन ले लोगे। लेकिन जब तुम डिस्क्रिमिनेशन करोगे, भेदभाव करोगे, तो फिर वहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली दिखेगा, बिहेवियर में दिखेगा। ठीक है। अभी सोर्स ऑफ क्या है प्रीजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन, तो भाई सोसाइटी किसी चीज़ को बहुत अच्छा दिखा करके रखी है, सोसाइटी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा दिखा करके रखी है, सोसाइटी ने ये बता करके रखा है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये करोगे तो मार मिलेगा, ये करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, सब कुछ सोसाइटी सिखा करके रखा है, वेल डिफाइन करके रखा हुआ है। तो यहाँ से प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। ठीक है। जैसे कि एक प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का भाग सोसाइटी ने बंद करके रखा है इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज पूरी तरीके से। ठीक है, ओपन लेवल नहीं, रूरल लेवल पे आओ, सोसाइटी लेवल पे यहाँ बंद करके रखा है। अब तुम अगर करते हो, ये स्टेप्स लेते हो, तो तुम्हारे प्रति जो लोगों का होगा वो एक प्रीजुडिस और एक डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजुडिस तो हटा दो, डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव बन जाएगा। फलना का बेटा, फलनी की बेटी, ठीक है, ऐसे इस जात का, इस धर्म का, इससे क्या है, ये कहना लगते हैं ना लोग इस तरीके से, तो भाई एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा, वहां से तुमको बाइकआउट करने लग जाते हैं लोग, तुमको फेवर नहीं करते, तुमको लाइक नहीं करते हैं लोग, है ना। ओके। कन्फर्मिटी, नीड टू बी लाइक्ड, कन्फर्मिटी मतलब कि प्रेशर टू कन्फर्म टू व्यू ऑफ फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। कन्फर्मिटी मतलब कि कुछ जो तुम लाइक्ड है, सोसाइटी में हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पीयर ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी, तो तुमको बोल रहा है कि यही चीज करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है। तो कॉन्फर्मिटी। फिर ऑथोरिटेरियन फिगर्स, मतलब ऑथोरिटेरियन फिगर जो प्रोपागेट कर रहे हैं प्रेजुडिस को, ठीक है, विदाउट मच रेस्ट्रेंट। जो अथॉरिटी है वही कह रहा है कि ये चीज करनी चाहिए और यही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। फिर एथनोसेंट्रिसिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म कहने का मतलब है कि एक टेंडेंसी जो कहता है फ्यू कंट्रीज एंड कल्चर हैव सीन नोन एज द सोर्स ऑफ प्रेजुडिस एंड एथनोसेंट्रिसिज्म मतलब कि मेरे कल्चर, मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरा कल्चर, मेरा बोली, मेरा पहनावा, मेरा खाना, सब कुछ बेस्ट है, बाकी जो दूसरे हैं वो सब बेकार है। ठीक है। तो मैं अपने वाले को फेवर कर रहा हूँ, इथेनोसेंट्रिसिज्म, मैं अपने वाले को हाईलाइट कर रहा हूँ, इथेनोसेंट्रिसिज्म। ठीक है। सॉल्यूशन क्या है इस प्रीजुडिस, डिस्क्रिमिनेशंस और स्टीरियोटाइप का। ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन दो यार, वैल्यू एजुकेशन दो। फिर अपना सेल्फ एस्टीम हाइपोथेसिस, मतलब कि प्रीजुडाइस जो है वो चला जाएगा जब सेल्फ एस्टीम, अपना अपना चीज को ऊपर रखो ना यार, अपने आप पर बिलीव करो कि क्या सही है क्या गलत नहीं है। तुम पढ़ाई की हो, वैल्यू एजुकेशन ली हो, तब यहाँ आए सेल्फ एस्टीम, प्रीजुडाइस और सेल्फ एस्टीम तक। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस मतलब पीपल ब्रिंग डिफरेंट पीपल टुगेदर, अलग अलग लोगों को एक खट्टे लेकर आओ, एक साथ लेकर के आओ, कुछ भी जाति, धर्म, रिलीजन, कास्ट, कुछ भी कर लो उन सबको, ताकि वो एक दूसरे को अप्रिसिएट कर सके फॉर देयर कॉमन बैकग्राउंड। ठीक है। कि भाई एक नेशनलिटी से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। फिर कोऑपरेशन हाइपोथेसिस कि भाई कॉमन गोल के लिए पीपल को एक साथ ऑपरेट करने के लिए बोलो। लीगल हाइपोथेसिस जिसे हम रोक सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, स्टीरियोटाइप को, किसे, थ्रू लॉ के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल है भाई, हम लोग एक क्या बोलते हैं, जो वीमेन प्रति स्पेसिफिक लॉ लेकर के आ सकते हैं, ठीक है नहीं, चाइल्ड के लिए स्पेसिफिक लॉ लेकर के आ सकते हैं। उसके लिए जो भी डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर करता है उसके अगेंस्ट में कुछ लॉ को हम लोग इन्फोर्स करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं लीगली, कॉपरेशन, सब कुछ, इंडिविजुअल बेसिस पे, सोसाइटी बेसिस पे, लीगल बेसिस पे, सब कुछ। ठीक है। अब वो बेकार है। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या है, इसका मतलब है, अभी हम समझा ही दिए थे लेकिन फिर से चलो, बिलीफ और जनरलाइजेशन, ये भी कॉग्निटिव है, डेवलप होगा अनकॉन्शियसली, तुम जानबूझ के नहीं करोगे लेकिन एक तरीके का स्टीरियोटाइप कर दोगे, जनरलाइजेशन कि अच्छा ये चीज है तो ऐसा ही होता होगा। ठीक है। ओरिजिन कहाँ से है इसका, तो कैसे हम सोचते हैं किसी भी चीज के प्रति, ठीक है, ये एक कारण बनता है स्टीरियोटाइप क्रिएट करने का। दूसरा कि हम क्या सुन रहे हैं उस चीज के बारे में, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा स्टीरियोटाइप बन जाएगा,
बुरा सुनेंगे तो बुरा बन जाएगा, कुछ नहीं सुनेंगे तो उसके बारे में कुछ जानेंगे ही नहीं, एम्बिवैलेंट रहेंगे, ठीक है। वे वी रिमेंबर्स, कैसे उस चीज को हम याद रखते हैं, कैसे हम सोचते हैं, क्या हमने सुना और क्या हमने याद रखा, किस तरीके से याद रखा, ठीक है। तो इन्फरेंस वी मेक, अब ये सारे सिनेरियो को देख करके हम लोग किस तरीके का इन्फ्लुएंस बनाते हैं। पैसेज आता है ना अपने पास सी सैट में, करेक्ट इन्फ्लुएंस को ढूंढिए, ठीक है। तो सारे कुछ सिचुएशन को तुमने पढ़ा समझा जाना, ठीक है। उसके बाद एक करेक्ट इन्फ्लुएंस बनाए तुम कि पॉजिटिव स्टीरियोटाइप रखना है, नेगेटिव रखना है या न्यूट्रल रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है सब स्टीरियोटाइप सब कुछ का, कि भाई एजुकेशन दो, वैल्यू एजुकेशन दो, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। आगे से लड़ो, कोई भी सोशल इशू कुछ भी चीजें स्टीरियोटाइप कुछ भी है, इंसान को आगे आने की आवश्यकता है, दिखाओ शो ऑफ करो कि भाई ये चीजें बेकार है, ऐसे नहीं की जाती हैं, है कि नहीं। एथिक्स, पूरा एथिक्स का तो सिलेबस ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव वैल्यू लर्निंग, हमेशा ये एजुकेशन और वैल्यू लर्निंग एक ही साथ मर्ज कर सकते हो, ठीक है। चेंजिंग एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ पीपल, लोगों के एटीट्यूड और वो क्या सोच रहे हैं किसी के प्रति, उस चीज को बदलो, है कि नहीं। और सॉल्यूशन है, जैसे कि हमेशा हमें क्या रखना है, अपना माइंड ओपन रखना है, ठीक है। इवन फॉर द मोस्ट सॉलिड गिवेंस, तुम्हारे पास कितनों ही प्रूफ लेकर के कोई आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हारा दिमाग खुला रखना है, खुद से भी रीजनिंग करना है, खुद से भी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इज इट राइट और रॉन्ग, ओके। चेंजिंग एटीट्यूड विद द बिलीफ ऑफ द पीपल, अपने बिलीफ को बदलो, एटीट्यूड को बदलो। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो गया। प्रोपागेटिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द लर्निंग फ्रॉम द अक्रॉस द वर्ल्ड, अलग अलग जगह से पॉजिटिव लर्निंग लेकर के आओ ताकि स्टीरियोटाइप ना क्रिएट हो सके। एक चीज के प्रति हर एक तरीके का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन तो ठीक है, वहां भी बात की। उसके बाद राइट पेरेंटिंग की बात आता है। राइट पेरेंटिंग, आप अपने बच्चे का ख्याल किस तरीके से रख रहे हो, उसे अच्छी अच्छी वैल्यूज सिखा रहे हो या नहीं सिखा रहे हो। आप स्टीरियोटाइप सिखा रहे हो, प्रेजुडिस सिखा रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन सिखा रहे हो, ये बता रहे हो कि ये सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं, तुम्हें इनके साथ नहीं जाना है, तुम्हें इस तरीके के नहीं बिहेव करने हैं, ठीक है। और या फिर माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, या तो फिर जो माइंडसेट है, जो सोसाइटी का माइंडसेट है, जो नेगेटिव चीज़ों के प्रति, जो चीज़ों के प्रति नेगेटिव विचार रखता है, उसको बदलने की बात करो, ठीक है। उन लोगों को बदलने की बात है। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं सोसाइटी के लोग, ओल्ड एज होते हैं, वैल्यू एजुकेशन नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से एक्सप्लोर नहीं हुए होते हैं, तो कंजर्वेटिव टाइप में जो डिसीजन लेते हैं, वो नए चीज़ों को, नए आइडियाज़ को नहीं पनपने देते हैं या फिर रेप्लिकेट नहीं होने देते हैं सोसाइटी में। जो ग्रेटर लेवल पे हो रहा होता है, लार्ज लेवल पे हो रहा होता है, लेकिन सोसाइटी में नहीं होने देता है, क्योंकि उनके माइंड्स ओपन नहीं है, वो नए चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। एग्जाम्पल्स, जैसे कि फॉरेनर का स्टीरियोटाइप कि इंडियंस के प्रति, जैसे कि इंडियंस का स्टीरियोटाइप इंडियंस के प्रति। अब फॉरेनर का स्टीरियोटाइप हो सकता है कि भाई इंडियंस हैं, गरीब हैं, उन लोगों के पास खाने पीने का नहीं है, ऐसा है, इस तरीके का है। और इंडियन का स्टीरियोटाइप इंडियंस के प्रति, रूरल पीपल्स आर पुअर, जैसे कि फॉरेनर कह सकते हैं कि रूरल पीपल, और इंडियंस भी कह सकते हैं जो शहर में रहते हैं, मेगा सिटीज में रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई रूरल पीपल कैसे होते हैं, पुअर होते हैं, एक तरीके का स्टीरियोटाइप है। यूपी बिहार पीपल को लेबल किया जाता है, मतलब इस तरीके से बोला जाता है कि वो बैकवर्ड क्लास है ना। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है। वुमेन एंड गर्ल्स में स्टीरियोटाइप्स बना देते हैं, है कि नहीं। उसके बाद रेशियल और कलर के बेसिस पे, रेस कलर, ये तुम्हारा फेस किस तरीके से, उस तरीके से तुम ब्लैक हो, तुम गोरे हो, तुम ब्राउन हो, इस तरीके से चलता है। कल्चरल, विथ रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज, फूड, क्लॉथिंग, इस तरीके से स्टीरियोटाइप बन सकता है। एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप ये है बिहार का कल्चरल, छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी जाना जा रहा है कि नहीं। उसके बाद कास्ट क्लास रिलेटेड स्टीरियोटाइप, तुम इस कास्ट के हो, इस जाति धर्म के हो, अच्छा ये तो अच्छे नहीं होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं, ये तो वैसे होते हैं, इस तरीके से बात करते हो, ठीक है। तो ऐसे चीजें चलती हैं। ये था भाई अपना जो है चैप्टर एटीट्यूड का पूरा कंप्लीट पार्ट,
ठीक है, अब ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। एटीट्यूड क्वेश्चंस भी हम लोग देखे पीवाईक्यू के, कंटेंट भी देख लिया। अब जो है प्रैक्टिस की बात रहती है, वो होगी ही होगी। प्रैक्टिस में हम सोच रहे हैं कि जो है ये अभी हम लोग का 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा रिवीजन। उसके बाद जो है हम एक-एक केस स्टडी डेली करेंगे। जो उसमें जो चल रहा है वो तो एक पीवाईक्यू, एक तो प्रीलिम्स का चल ही रहा है। पीवाईक्यू का प्रीलिम्स चल ही रहा है लास्ट 35 ईयर का, वो चलता ही रहेगा। और लास्ट में इधर हम क्या करेंगे कि केस स्टडी, एक केस स्टडी हम पहले से सॉल्व करके रखेंगे और यहाँ पर ही आकर के वीडियोस में बताएंगे, ठीक है? पढ़ेंगे स्टोरी क्या है, क्या-क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, क्या-क्या नहीं हो सकते हैं। और इससे भी बेटर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉपर के जो टॉपर्स कॉपी जो होते हैं ना, उसके केस स्टडी निकाल करके उन्होंने कैसे लिखा है, किस तरीके से आंसर, ताकि आंसर राइटिंग के अप्रोच भी समझ में आ जाए और चीज़ें भी, और पीवाईक्यू केस स्टडी भी सब कुछ करें, ठीक है? ये कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगला पार्ट, ठीक है? एटीट्यूड के बाद हमारे पास एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर द सिविल सर्विस, ठीक है? ये है। ओके, थैंक यू।